हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। बेसिकली वो एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स जो होगा वो आपका अनलॉफुल होता है, जिसमें आपका पूरा अनलॉफुल होगा या आपका हाफ पार्ट जो होता है आपके कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स में वो अनलॉफुल होता है। ठीक है, ये आपको आगे जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये बेसिकली क्या कहता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसको वैलिड होने के लिए जो कंसिडरेशन लगता है या जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसको लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब लॉ उसे रिस्पेक्ट करता होना चाहिए, उसको मानता होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो है वो कुछ केसेस में सेम ही होता है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि मनी इज़ बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ द मैरिज ऑफ अ माइनर। ठीक है, मनी को उधार लिया हमने एक लड़के की शादी करने के लिए। द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ द लोन। कंसिडरेशन क्या हुआ कि आपने लोन लिया, ऑब्जेक्ट जो था क्या, वो मैरिज के लिए, एक मैरिज कराने के लिए वो पर्पस आपका था मैरिज, और कंसिडरेशन क्या था कि आपने पैसा लिया। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स आपके सेक्शन 23 में दिया हुआ है, ये हम डायरेक्ट अब बेयर एक्ट से देखेंगे। सेक्शन 23, वॉट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड वॉट नॉट। किसको हम लॉफुल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो एक कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लॉफुल हो गए अनलेस अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं है तो। अब फर्स्ट क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने उसे मना किया हुआ, या अगर वो इस नेचर का है कि अगर हम उसे परमिट कर दें तो जो प्रोविजंस ऑफ जो लॉ है वो डिफीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि वो फ्रॉडुलेंट नेचर के है, या किसी को इंजरी करते हैं, या वो इमोरल है, गलत है, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। इन सारे केसेस में हम ये बोलेंगे अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है इन पर्पसेस के लिए तो वो सारे के सारे आपके अनलॉफुल हो जाते हैं, और जिनमें आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है वो एग्रीमेंट्स आपके वॉइड होते हैं। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन है। ये क्या कहता है, ए अग्री करता है बी को, मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा 10,000 रुपये के लिए। दोनों ने कंसिडरेशन हो गया ना, ए का बी के एक दूसरे के लिए कि भाई घर बेचेंगे पैसे के लिए। तो इन वाले में जो कंसिडरेशंस थी एक दूसरे के लिए वो लॉफुल कंसिडरेशन हो गई। अब ये ई पार्ट देखिए, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन। तीनों एग्रीमेंट में आते हैं कि हम ना डिवाइड करेंगे कुछ पैसा जो कि हम एक्वायर करेंगे। कैसे, फ्रॉड से, किसी को धोखा देके। इस वाले में क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट गलत है, आपका बेसिकली आप चाहते थे किसी को धोखा देना, तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, और अगर अनलॉफुल हो गया तो आपका अग्रीमेंट वॉइड हो गया। अभी हमने सेक्शन 23 में देखा कि कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल होता है। तो अब जैसे फॉरबिडन बाय लॉ, जैसे कि सेल ऑफ लिकर, दारू बेचना बिना लाइसेंस के। डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, कैसे कि हमने एक बच्चे को अडॉप्ट किया पैसा लेके, ठीक है, या पैसा दे के, तो वो भी आपका अनलॉफुल है, ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कि किसी को हर्ट करना, बीट करना, ये गलत बात है। इसके करने से अगर आप ऐसा करते हो और कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो वो गलत है। फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, किसी को हर्ट करने वाली, किसी के साथ धोखा करने वाली। अब हम ये सेक्शन 23 का एच इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारे अगेंस्ट केस करते था उसको ड्रॉप कर दूंगा, और वो कब किया था कि भाई उसने ना चोरी करी थी, रॉबरी करी थी। तो बी प्रॉमिस करता है कि ठीक है, हाँ तुम ना मेरे अगेंस्ट केस वापस ले लो, मैं ना तुम्हारे से जो भी पैसा लिया था रॉबरी में वो सारा का सारा वापस कर दूंगा। इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो था वो अनलॉफुल हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि प्रोसिक्यूशन को हटाना, अपने अगेंस्ट केस को निकलवाना, विड्रॉ करवाना, जो कि गलत बात है। तो इन केसेस में आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इमोरल। इमोरल क्या है, जैसे एक पर्सन ने प्रॉमिस किया एक मैरिड वुमन को कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की डेथ होने के बाद या तुम्हारा जब उनके साथ डिवोर्स हो जाएगा मैं तुमसे शादी करूँगा, तो ऐसा प्रॉमिस इमोरल होता है। ये वाला प्रॉमिस जो है आपका वॉइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत गलत उनकी इंटेंशन है कि भाई किसी की डेथ होने के बाद या डिवोर्स होने के बाद ऐसे केसेस में ज़्यादातर लालच आ जाता है कि कभी मर्डर को भी प्रोवोक कर सकता है ये, कि भाई मेरे से फलाना बंदा तभी शादी करेगा जब मेरी हस्बैंड की डेथ होएगी। तो इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कि जैसे आप किसी से ट्रेड कर रहे हो जो हमारा दुश्मन है,
फॉल्स एविडेंस देना कोर्ट में, पैसा लेके, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स के, भाई शादी तोड़ने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लोग फ़ायदे के लिए शादी करते हैं या बाद में तोड़ते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलाउड नहीं है। अगर ये भी होते हैं तो ये अनलॉफुल है और ऐसे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वॉइड होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 24। इसमें क्या है, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है आपका अनलॉफुल इन पार्ट है, मतलब आधा सही और आधा गलत, या 3/4 सही 1/4 गलत। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक प्लेंटिफ अ मैरिड वुमन अग्री करती है अडल्ट्री में रहने के लिए डिफेंडेंट के साथ, और उसके साथ ये भी अग्री करती है कि मैं तुम्हारी हाउसकीपर भी बनूंगी। जो डिफेंडेंट होता है वो क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा पर महीना। इसमें क्या हुआ कि वो अडल्ट्री में रहना चाहती है उसके साथ और हाउसकीपिंग भी करेगी, दोनों मिलाकर एक कार्य हो रहा है और उसके 50 रुपये वो देगा कंसिडरेशन। तो ये कंप्लीट, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इस वजह से ये सारा का सारा एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर अग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता कि भाई 30 रुपये मैं दूंगा अडल्ट्री में रहने के लिए और 20 रुपये मैं दूंगा हाउस कीपिंग में रहने के लिए, तो वो वाला जो एग्रीमेंट होता वो वॉइड होता फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अडल्ट्री वाला, लेकिन वैलिड होता सेकंड के लिए कि भाई हाउस कीपिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको पैसा देना सही है। तो क्या हुआ, हमारा सेकंड पार्ट सही होता और फर्स्ट पार्ट गलत, तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट आपका अनलॉफुल होता वो वाला एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाता, और जो सेकंड पार्ट जो था आपका जो वैलिड था उसको हम वैलिड मान लेते। सेक्शन 24 ये क्या कहता है, एग्रीमेंट्स वॉइड इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। अभी हमने इसका एग्जांपल देखा ना, इन पार्ट होना चाहिए कि अगर कोई पार्ट उसका गलत है हम उसको उससे निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, अभी कहता है इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या एनी वन और एनी पार्ट ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। पहले वन और मोर ऑब्जेक्ट था, फिर था सिंगल ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई भी कंसिडरेशन आपकी एक ऑब्जेक्ट के लिए या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए अगर कुछ भी गलत होती है तो वो आपका अनलॉफुल होता है और आपका एग्रीमेंट वो वॉइड हो जाता है। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए ने प्रॉमिस किया कि मैं ध्यान रखूंगा, मैनेजमेंट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ बी, जो कि लीगल मैन्युफैक्चरर था इंडिगो का, और इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स के लिए। तो बी ने उसको क्या प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुम्हें 10,000 रुपये सैलरी दूंगा। तो जो एग्रीमेंट था वो वॉइड था, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था ए के प्रॉमिस का और जो कंसिडरेशन था बी के प्रॉमिस का वो इन पार्ट अनलॉफुल था, वो गलत था, इलीगल ट्रैफिक था, वो सब हम सपोर्ट नहीं करते, इसलिए जो एग्रीमेंट था क्योंकि वो अनलॉफुल इन पार्ट था वॉइड हो गया। ये बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि ना हमें समझ नहीं आता कि पूछ लेंगे कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो अनलॉफुल है इन पार्ट, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा। तो उनमें आंसर आपका वॉइड ही लिखना है, वो सेपरेट और नॉन सेपरेट और वो सबको छोड़ दो, वो अलग आपका आता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट सीधा बिना मतलब आँख बंद करे आप उसे वॉइड एग्रीमेंट्स करें। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये वॉइड एग्रीमेंट्स ही करना है, पेपर में बहुत बच्चों का बहुत बार गलत हो जाता है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कॉल, कमेंट और मेल कर सकते हैं। थैंक यू।